बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरएलसी सीरीज एसी सर्किट। ये जो आरएलसी का टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो हम अभी डिस्कस करेंगे आरएलसी सीरीज एसी सर्किट और एक जो है वो इसके बाद आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे रेजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट। ठीक है, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में इसमें से कुछ ना कुछ लाजमी शामिल किया रहता है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ से एमसीक्यूज लाजमी लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम क्या सीख चुके हैं? इससे पहले हमने सीखा था कि जब आप एक एसी सोर्स को इंडक्टर के अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस या कैपेसिटर के अक्रॉस लगाते हैं तो वहाँ करंट और वोल्टेज में कैसा रिलेशन पाया जाता है। फिर हमने क्या किया था, उनके पेयर बनाए थे। ठीक है, आपको याद होगा पहला हमारा पेयर था आर एल सीरीज। ठीक है, उसके अक्रॉस हमने जो है वो एसी सोर्स लगाया था और फिर से ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पे करंट और वोल्टेज में कैसा रिलेशन पाया जाता है। इसी तरह से आर और सी का पेयर बना के हमने फिर एसी सोर्स लगाया था, करंट और वोल्टेज का रिलेशन चेक किया था। आज हमने इन तीनों कंपोनेंट्स को यूज करना है, आर एल एंड सी। ठीक है, आर स्टैंड फॉर रजिस्टर, एल फॉर इंडक्टर और सी कैपेसिटर के लिए। इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, फिर इसके अक्रॉस एक एसी सोर्स लगाएंगे और अब फिर से हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे करंट और वोल्टेज के दरम्यान में कैसा रिलेशन पाया जाता है। ओके, और ये जो सर्किट बनेगा ना हमारे पास, इसको हम बोलते हैं आरएलसी सीरीज सर्किट। पेपर में कैसे लिखना है, कैसे इसको डिफाइन करना है, मैं आपको बताता हूँ। पहले हेडिंग लगाइएगा आरएलसी सीरीज सर्किट और फिर लिखेंगे व्हेन अ रजिस्टर आर, इंडक्टर एल एंड कैपेसिटर सी कनेक्टेड इन सीरीज विद अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, देन इट इज कॉल्ड आरएलसी सीरीज सर्किट। ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हैं, ये एक रजिस्टर है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। तीनों को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और साथ में एक एसी सोर्स लगा दिया। ये बन गया हमारा आरएलसी सीरीज सर्किट। डायग्राम की हेडिंग लगाएंगे सेकंड और फिर आप ये डायग्राम बनाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस का सैंपल है, इसको हमने आर से डिनोट किया, इंडक्टर का सैंपल एल से डिनोट किया, कैपेसिटर का सैंपल उसको सी से डिनोट किया। तीनों सीरीज में है और साथ में एक एसी सोर्स लगाया, तो ये बन गया हमारा आरएलसी सीरीज सर्किट। अब हमने यहाँ पे क्या स्टडी करना है कि इस सर्किट में करंट और वोल्टेज के दरम्यान में कैसा रिलेशन पाया जाता है, ये हमने सीखना है। तो बच्चों वो हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम या फिर इसको कहते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हम बड़े अच्छे से उनके ऊपर बात कर चुके हैं। ठीक है, ओके, तो आपकी थर्ड हेडिंग होगी जी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब आपको याद होगा कि जब आप एक रजिस्टर के अक्रॉस एक एसी सोर्स को लगाते थे तो हम कहते थे कि इस सर्किट को हम कहते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज होते हैं, उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं पाया जाता। और उसकी जो फेजर डायग्राम हमने सीखी थी वो ये फेजर डायग्राम थी। ठीक है, इसी तरह फिर हमने सीखा था एसी थ्रू इंडक्टर में कि आप एक इंडक्टर ले लेंगे, उस इंडक्टर के अक्रॉस आप एक एसी सोर्स लगा देंगे, वो जो सर्किट बनेगा वो हमारा कहलाएगा प्योर इंडक्टिव सर्किट। और प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर हमने ये ऑब्जर्व किया था कि करंट और वोल्टेज इन फेज नहीं होते, वहां पे वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री के साथ। ठीक है, और करंट लैग कर रहा होता है। उसकी जो फेजर डायग्राम हमने बनाई थी वो फेजर डायग्राम हमारी इस तरह से थी। ये वोल्टेज का वेक्टर आ गया, उसको मैंने वीएल से शो किया। ठीक है, क्योंकि ये इंडक्टर वाला केस है और ये हमारे पास करंट आ जाता है। ठीक है, और इनमें फेज डिफरेंस कितना था, 90 डिग्री का। उसके बाद फिर जो थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा था एसी थ्रू कैपेसिटर। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या किया था, एक कैपेसिटर लिया था, कैपेसिटर के अक्रॉस एक एसी सोर्स को कनेक्ट कर दिया था। वो जो सर्किट बना था उसको हम कहते थे प्योर कैपेसिटिव सर्किट। और वहां पे भी हमने ऑब्जर्व किया था कि करंट और वोल्टेज इन फेज नहीं होते। ठीक है, और उसमें क्या था, वहां पे करंट लीड कर रहा था 90 डिग्री के साथ और वोल्टेज लैग कर रहा था। उसकी जो हमारे पास फेजर डायग्राम थी वो इस तरह से थी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव सर्किट उसकी फेजर डायग्राम, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट की फेजर डायग्राम और ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट की फेजर डायग्राम है। लेकिन आज हमने जो डिस्कस करना है वो है हमारा आरएलसी, यानी इन तीनों का कॉम्बिनेशन। तो उसकी फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमें इन तीनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो यहां पर देखिए इसके अंदर करंट हॉरिजॉन्टल, इसमें भी करंट हॉरिजॉन्टल, इसमें भी करंट हॉरिजॉन्टल। तो करंट के तो कोई इशू नहीं, ये सारे एक ही डायरेक्शन में है। हाँ, अगर वोल्टेज की बात की जाए, इसके वोल्टेज हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, इसके वोल्टेज वर्टिकली अपवर्ड और इसके वोल्टेज वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ये और ये और ये तीनों को ऐड करके ना आप एक रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे, उससे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, या फिर दोनों इन फेज हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, इससे पहले जितने भी आपने सीखे हैं ना, एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू आरसी, एसी थ्रू एल आर। ठीक है, तो इन सब के अंदर हमने ये चीज देखी थी कि या करंट और वोल्टेज लीड कर रहे हैं, कोई कहीं पे करंट लीड कर रहा है, कहीं पे वोल्टेज लीड कर रहा है। ठीक है, या फिर कहीं पे वो इन फेज है। एक ऑप्शन था
लेकिन ये जो हमारे पास सर्किट है ना आरएलसी का, इसके अंदर तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ये सर्किट जो है वो इसमें करंट भी लीड करेगा एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इसमें ऐसा भी आपको मैं बताऊंगा कि जहां पे वोल्टेज लीड करेगा इसी सर्किट के अंदर, और इसी सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज भी होते हैं। तो तीन ऑप्शन यहाँ पे तीनों की तीनों मिलेंगे इस सर्किट के अंदर, ठीक है। वो फिर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर अलग अलग सिचुएशन आपको मिलेगी। ये बात बड़े ध्यान से सुनना, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान से समझनी है, राइट, ओके। अब देखिए ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि इसके अंदर ये क्वालिटी है कि ये सर्किट जो है वो इंडक्टिव भी बन जाता है, कैपेसिटिव भी बन जाता है, रेजिस्टिव भी बन जाता है। तीनों इसके अंदर क्वालिटीज पाई जाती हैं। किस तरह से, अब वो बात मैं आपको सिखाता हूं। हम तीन अलग अलग ऑप्शन लेंगे, एक हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे इसी सोर्स की, और एक हम नंबर 2 पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे, और नंबर 3 के ऊपर हम अप्लाई करेंगे जी लो फ्रीक्वेंसी। और फिर हमें ये तीन अलग अलग सिचुएशन जो है वो देखने को मिलेगी। उससे पहले आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट सिखा देता हूं, जरा देखिए इधर। यहां पर ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, ये हमारे पास एक इंडक्टर है, और ये कैपेसिटर है, ठीक है। और जो हमारे पास एक रेजिस्टर अपोजिशन फ्राहम करता है करंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और एक जो इंडक्टर है वो जो अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा होता है टू द फ्लो ऑफ करंट, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। और क्योंकि वो इंडक्टर की रिएक्टेंस है उसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, XL से शो किया जाता है, ठीक है। और जो कैपेसिटर है ये भी एसी करंट को जो है वो अपोज कर रहा होता है, इसकी जो अपोजिशन है उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं, XC से डिनोट करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। और आपको ये भी याद होगा, मैंने बताया था कि XL जो है वो ओमेगा L के इक्वल होता है, ठीक है ना। ओमेगा यहाँ पे 2πf के इक्वल है, तो मैंने फार्मूला लिखा है XL = 2πfL, ठीक है। और ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये बराबर होती है 1/ωc के। ओमेगा की जगह पे 2πf लिखिए, साथ में c उसी तरह से, तो XC = 1/2πf और साथ में आ जाएगा c, राइट। अब यहां से ये बात बताने का मकसद क्या है, देखो इसकी रेजिस्टेंस जो है ना वो एसी की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो ना चेंज होगी, ठीक है, कोई इसकी डिपेंडेंस नहीं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। लेकिन जो यहां पर इंडक्टर की जो वो रिएक्टेंस है वो डिपेंड कर रही होती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये देखो यहाँ पे इधर F और इधर XL दोनों जो है वो नोमिनेटर में है, तो इस F का इस XL के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो ये जो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो हाई होगी। ये बड़ा अहम पॉइंट है, याद रखना, भूलना नहीं है पॉइंट। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी एसी की तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो हाई हो जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी का कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ ताल्लुक आपको नजर आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिनोमिनेटर में है और ये नोमिनेटर में है, तो इनका आपस में इनवर्स रिलेशन बन रहा है, जिसका मतलब यह है कि अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो इंडक्टिव जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो हाई होगी, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो लो होगी, ठीक है। ये बातें याद रखनी, कभी भी भूलनी नहीं है आपने, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जहां पे हमारे पास हाई रेजिस्टेंस होती है वहां ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप आता है, ठीक है, लो रेजिस्टेंस पे कम पोटेंशियल ड्रॉप आता है। इसी तरह रिएक्टेंस में भी जहां हाई रिएक्टेंस होगी वहां ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप, जहां लो रिएक्टेंस होगी वहां पर कम पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। ये बात याद रखनी है आपने, ये बातें भूलनी नहीं, क्योंकि मैंने ये सारी बातें यहां पर इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारा ये RLC है तो RLC में इसका R और ये हमारे पास यानी रेजिस्टिव और ये जो हमारे पास इंडक्टिव है और ये जो कैपेसिटिव है, इन तीनों को कॉम्बिनेशन में मिलेगा फेजर डायग्राम में, ठीक है। तो पहले आपको बताता हूं कि फेजर डायग्राम आपने बनानी कैसे है, ठीक है। यहां पे देखिए इसके जो वोल्टेज है वो हॉरिजॉन्टल है। सबसे पहले आप इसको हॉरिजॉन्टल वोल्टेज ये वाला वेक्टर ड्रा करेंगे VR का, ओके, ठीक है। और ये करंट जो है इसके आगे हमने ड्रा कर दिया यहां पर इधर, क्योंकि दोनों हमारे पास पैरेलली नजर आ रहे होंगे आपको, ओके। उसके बाद फिर हम आते हैं जी इसके ऊपर, ये जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है, इसमें ये हमारा वोल्टेज और ये हमारा जो है वो मान लीजिए ये वाली फिंगर करंट को, ये वोल्टेज को शो करी ऐसे, बिल्कुल इसी तरह से आपने करंट के ऊपर करंट रख दिया और ये VL जो है वो ऐसे आपको ऊपर तरफ जो है वैसे दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें नीचे को, तो देखें ये फिंगर करंट और नीचे वाली वोल्टेज ये हमारा आगे कैपेसिटिव में, तो इसी तरह से करंट के ऊपर करंट आ गया और ये कैपेसिटर वाले वोल्टेज बिल्कुल नीचे आ गए। तो यहाँ पे करंट जो है वो तीनों का एक ही डायरेक्शन में, एक ही वेक्टर बन गया हमारा, ठीक है। लेकिन इसके वोल्टेज और इसके वोल्टेज का हमें रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। ये देखिए ये हमारे पास रेजिस्टेंस वाले, ये इंडक्टर वाले और ये आगे हमारे पास कौन से कैपेसिटर वाले। अब आपको ये नजर आ रहा होगा ये मैंने बड़ा बनाया, ये मैंने छोटा बनाया, आखिर इसकी क्या वजह, मैंने ऊपर हेडिंग दी है एट हाई फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी। तो अभी अभी मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी का ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो ये XL की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। अगर XL की वैल्यू ज्यादा होगी तो यहां पर ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, यानी VL की वैल्यू ज्यादा होगी। मैंने VL को ऐसे बड़ा बनाया यहां पर, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो हमारे पास ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो लो होगी, क्योंकि इसका इनवर्स रिलेशन है। तो अगर ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये लो होगी तो यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो बहुत कम आएगा, यानी VC की वैल्यू बहुत कम होगी। तो ये देखिए VC का वेक्टर मैंने छोटा सा ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। और VR के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो उतने की उतनी है,
ठीक हो गया। अच्छा, करंट हमारा ये पड़ा हुआ है। अब ये 1, ये 2 और ये 3, VL, VC और VR, इन तीनों का रिजल्टेंट जो है वो आपने निकालना है। तो पहले इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं ना। ये VL है और ये VC है, तो इन दोनों का कहेंगे ये ऑपोजिट में है तो माइनस हो जाएंगे, तो ये ऊपर जाके माइनस होगा। ये यहां से यहां तक था VL, उसमें से ये VC, ये देखें छोटा सा हिस्सा हमने माइनस कर दिया। फिर जो यहां पर इतना सा हिस्सा आएगा, ये देखें ये VL माइनस VC को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इतना सा हिस्सा पूरा नहीं यहां तक लेकर गया मैं एरो को, नीचे रखा यहां तक। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला यह हिस्सा जो है वो माइनस हो गया, ये VC वाला माइनस। तो ये बचा आपके पास VL माइनस VC। अब आपके पास एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो आपको वो हेड टू टेल रूल याद होगा भाई। आपके पास दो वेक्टर है, पहले एक वेक्टर प्लेस करो, दूसरा वेक्टर को इस तरह प्लेस करो कि उसकी टेल पहले के हेड के साथ आए। सॉरी, यूं ये ऐसे बनाएंगे आप, हैरो ऊपर ऐसे। दूसरा वेक्टर आ गया, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? फर्स्ट की टेल और आखिरी के हेड के साथ मिला दो, ये आपका रिजल्टेंट होता है। तो इसी तरह से देखो, ये आपका फर्स्ट वेक्टर आ गया, ये वाला, ठीक है, और ये आपका दूसरा वेक्टर यहां से लेकर यहां तक, जिसका नाम है VL माइनस VC। तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा? पहले के टेल से लेकर आखिरी के हेड तक लेके जाएंगे, ये हमारा आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए, इसके तीनों का एक रिजल्टेंट है, वो ये वाला वेक्टर है, वो मैंने यहां पर ड्रा किया, रेड कलर का जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज V है। और जो करंट था वो हॉरिजॉन्टल था ये। तो अब वोल्टेज और करंट के दरमियान में आपको जो है वो थोड़ा सा फेज डिफरेंस क्लियरली नजर आ रहा होगा, उसको हमने फाई से डिनोट किया हुआ है। अब देखिए यहां पर जो वोल्टेज है वो करंट से लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहे हैं, करंट क्या कर रहा है सर्किट के अंदर? लैग कर रहा है। ठीक है, और आपको याद होगा कि जो हमारे पास इंडक्टिव सर्किट्स होते हैं उसके अंदर वोल्टेज लीड करता है और करंट क्या करता है? लैग करता है। इसलिए ये जो सर्किट हमारे पास बनेगा, ठीक है, इस सिचुएशन में जब वो हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो ये इसको हम बोलेंगे ये इफेक्टिवली इंडक्टिव सर्किट के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस वक्त क्या बन गया? ये इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, और याद रहे इस सिचुएशन में क्या हुआ, जब हमने हाई फ्रीक्वेंसी की थी, XL की वैल्यू ज्यादा है, XC की वैल्यू कम है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि इन दिस सिचुएशन XL इज ग्रेटर देन XC। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन, क्योंकि मैंने बताया ये तीनों तरह से बिहेव करता है। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट किया जाए। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये खास फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आके XL और XC की वैल्यू क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। ठीक है, बैलेंस हो जाती है। ओके, अब XL और XC दोनों बराबर हैं, तो फिर जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर आएगा और जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर आएगा वो भी दोनों क्या होंगे? बराबर। यानी VL और VC की वैल्यू भी हो जाएगी हमारे पास इक्वल। तो इस केस के अंदर VL और VC इक्वल हो जाएंगे। ये सेम डायग्राम उसी तरह से, ये 1, 2 और ये 3 हमारे पास तीनों वेक्टर हैं इस तरह से, ये I भी उसी तरह से है। लेकिन अब देखो यहां पर ये VL और VC दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसल आउट कर देंगे। तो फिर हमारे पास सिर्फ ये अकेला बच जाएगा VR। अब ये VR और ये करंट, ये देखिए दोनों के दोनों जो है वो एक तरह से हमारे पास जो है वो पैरेलली कह सकते हैं आप इनको। ठीक है, इनमें 0 डिग्री का एंगल आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये इन फेज हो गए, I और V दोनों के दोनों क्या होंगे? इन फेज। और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट के अंदर, वो करंट और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं? इन फेज होते हैं। तो हम कहेंगे कि ये अब जो हमारे पास ये सर्किट एक्ट कर रहा है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वो एक्ट कर रहा है इफेक्टिवली रेजिस्टिव सर्किट के तौर पर। अब ये इफेक्टिवली रेजिस्टिव सर्किट बन गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन के ऊपर आए, और याद रहे इफेक्टिवली रेजिस्टिव कब होगा? जब ये XL की वैल्यू जो है वो XC के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है एट लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करेंगे, फिर देखिए क्या होता है। यहां पर आपने फ्रीक्वेंसी रखी है लो। अब आप जानते हो कि XL का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो फ्रीक्वेंसी लो होने की वजह से यहां पर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी वो भी कम होगी। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगी तो यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो भी कम आएगा। ठीक है, तो यहां पर VL की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? कम। तो देखो मैंने VL को बिल्कुल छोटा सा ड्रा किया ऐसे। अच्छा, उसके बाद देखिए लो फ्रीक्वेंसी का ऊपर अब ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कैसी होगी? हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ एक इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो यहां पर देखिए फ्रीक्वेंसी अगर लो होगी तो ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये वो हाई हो जाएगी। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाई हो जाएगी तो यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ज्यादा आएगा, क्योंकि जहां पे ज्यादा रिएक्टेंस होगी वहां पे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, जहां पे कम रिएक्टेंस होगी वहां पे कम पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। इस सूरत में VC की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और VL की वैल्यू कम होगी। तो ये देखो मैंने यहां पर VC की वैल्यू जो है वो ज्यादा ड्रा किया है ऐसे। ठीक है, और VL की वैल्यू जो है वो बहुत कम है। और तीसरा हमारा जो ये रेजिस्टेंस वाला है उसके तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा करने से। राइट, ओके। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों वेक्टर का हमें एक रिजल्टेंट निकालना है। ओके, पहले इन दोनों को जो एक दूसरे के ऑपोजिट है उनको सॉल्व कर लीजिए। VL ऊपर को है और VC जो है वो हमारे पास नीचे को है। ये इसमें से माइनस हो जाएगा। देखो यहां से लेकर यहां तक ये था VC, तो इसमें से जब VL निकला तो ये थोड़ा सा कम होकर इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये देखिए यहां पर मैंने शो किया VC माइनस VL। अगर आप इसको VL माइनस C लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन साथ में फिर नेगेटिव साइन आएगा। यूं भी लिखा जा सकता है, यूं भी लिखा जा सकता है, दोनों ऑप्शन ठीक है। ओके, अच्छा जी, तो यहां पर हमारे पास इनका, इसका और इसका रिजल्टेंट आ गया VC माइनस VL।
उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद ये करेंगे कि अब इसका और इसका रिजल्टेंट लेंगे। ये हमारा पहला वेक्टर आ गया, ये हमारा दूसरा वेक्टर आ गया, तो पहले की टेल और आखिरी के हेड, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो ये हमारे पास इसका बन जाएगा रिजल्टेंट। तो इसका और इसका तीनों का एक रिजल्टेंट वोल्टेज आ गया। वो जिस तरह से है उसी तरह से हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया। करंट जो है वो हॉरिजॉन्टल था, ये रहा करंट हॉरिजॉन्टल, और ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो हमारे पास यहां पर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर जो है ना ऊपर वाला ये करंट है ब्लू कलर से आप देख सकते हैं, और रेड कलर वाला हमारा जो है वो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो मैंने यहां पर बना रखा है। ओके, अब देखिए यहां पे करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। और ऐसा कहां पर होता है, ऐसा हमारे पास होता है कैपेसिटिव सर्किट के अंदर। तो हम कहेंगे कि इस खास सिचुएशन के अंदर हमारे पास ये जो सर्किट है वो एज अ इफेक्टिवली कैपेसिटिव सर्किट एक्ट करेगा, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो एक्स एल की वैल्यू होगी वो हमारे पास कम होगी एक्स सी से। क्यों, मैंने उसकी रीजन बता दी है। लो फ्रीक्वेंसी पे एक्स एल की वैल्यू लो होती है, दैट्स व्हाई एक्स एल इज लेस देन एक्स सी। ठीक है, ये सिचुएशन भी मैंने आपके साथ बता दी। तो बच्चों अब यहां से आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि ये जो हमारा आरएलसी का सर्किट है ना, ये एज अ इफेक्टिव इंडक्टिव सर्किट भी काम करता है, ये एज अ इफेक्टिव रेजिस्टिव सर्किट भी काम करता है, ये एज अ इफेक्टिवली कैपेसिटिव सर्किट भी काम करता है। इसके अंदर तीनों ऑप्शन मौजूद हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप ऑपरेट करेंगे तो अलग अलग तरह से ये बिहेवियर जो है वो शो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी थी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट पूरे का पूरा जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके जी। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने करनी है जी इसकी इंपेडेंस को कैलकुलेट करना है। इंपेडेंस कैलकुलेट करने के लिए कोई एक हम इसमें से डायग्राम ले लेते हैं। आपकी बुक वाले ने सिर्फ ये डायग्राम बनाई है, ये बाकी डायग्राम नहीं बनाई, तो हम सिर्फ एक ये वाले ले लेते हैं। इसको हमने यहाँ पे बनाया, इससे बनने वाले ट्राइंगल देखिए, ये जो है वो हमारे पास वी आर है, हमने वी आर बना लिया इसको। ये वोल्टेज वी है तो वी बना लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक वी एल माइनस वी सी है, तो वी एल माइनस वी सी यहाँ पर हमने लगा दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बिल्कुल सेम मेथड जो कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लगाया था इंपेडेंस कैलकुलेट करने के लिए। उसी तरह से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, यहां पर v है तो v की वैल्यू पुट कर दो यहां पर। ठीक है, बेस क्या है वी आर पुट कर दिया। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास वी एल माइनस वी सी, तो बच्चों हमने वो उसकी वैल्यू भी वहां पर पुट कर दी। ओके, उसके बाद क्या होगा, अब जरा देखिए ओहम लॉ आपको आता है ना, v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब यहां पर ये है वी आर, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, तो उसमें जो हम बड़ी आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं करंट आई इंटू आर। और याद रहे ये तीनों सीरीज में है, सीरीज में करंट तीनों से एक जैसा गुजरेगा और उसकी वैल्यू आई है, हम उसको आई सपोज कर लेते हैं। मैंने यहां पर बताया है सेम करंट आई पास करेगा। क्यों, सीरीज में है भाई, सीधी सी बात है, सीरीज में करंट चेंज नहीं होता। तो यहां पर होगा आई इंटू आर। अब ये क्या है जी, ये हमारा वो पोटेंशियल ड्रॉप है जो कि अक्रॉस द इंडक्टर है और ये अक्रॉस द कैपेसिटर है। तो वहां पे रेजिस्टेंस नहीं होती, वहां पे तो रिएक्टेंस होती है। तो जहां हम आई आर लिखते थे ना, वहां आई एक्स लिखेंगे। ओके, तो जब इंडक्टिव वोल्टेज की बात करेंगे तो फिर हम लिखेंगे आई इंटू एक्स एल, और जब कैपेसिटिव की बात करेंगे तो आई इंटू एक्स सी लिखेंगे। ठीक है, अब ये है हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज। रिजल्टेंट वोल्टेज में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगी ना, एक ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस ये वाली, ठीक है, एक ऑपोजिशन ऑफर कर रहे हैं ये वाले, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम इंपेडेंस कहते हैं, उसको Z से शो किया जाता है, इसलिए मैंने यहां पर Z लिखा। तो अब अपने क्या करना है, इसको अलग अलग कर दिया, आई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको भी आई स्क्वायर आर स्क्वायर कर दिया। इसमें से आई आपने कॉमन लेके बाहर लिख दिया, आई का स्क्वायर हो गया, और एक्स एल माइनस एक्स सी होल का स्क्वायर आपने इसी तरह लिख दिया। आई स्क्वायर आई स्क्वायर आई स्क्वायर, तीनों से आई स्क्वायर डिवाइड कर लीजिए, खत्म हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। Z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। फिर आपको तो वैल्यू चाहिए Z की, तो क्या करेंगे जी, आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों ये आ गया हमारा एक फाइनल रिलेशन इंपेडेंस कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद ये तीन रिजल्ट्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन तीन पॉइंट्स को मैंने कीवर्ड्स खाली लिखे हैं, आपने अपनी स्टेटमेंट खुद बना के लिखनी है। ठीक है, ये जो तीन बातें आपको सिखाई है ना, ठीक है, ये मैंने इसी वजह से सिखाई है क्योंकि इसके अंदर ये कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहे थे। तो ये आपकी बुक की एक डायग्राम के साथ मैंने दो मजीद उसके साथ ऐड की ताकि आपको क्लियर कंसेप्ट मिले। अब वही चीज़ें जो यहाँ पे आपको सिखाई है दोबारा उनको मैथमेटिकल पॉइंट्स की सूरत में यहाँ पे लिखा गया है। पहला पॉइंट, इफ एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी, अगर एक्स एल एक्स सी से ग्रेटर होगा देन एक्स एल माइनस एक्स सी विल बी पॉजिटिव। पहली बात ये है कि अगर ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो भाई पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा ना, ये कोई मुश्किल पॉइंट तो नहीं है। 3 - 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और सर्किट जो है वो हमारा इंडक्टिव सर्किट होगा। ठीक है, इफेक्टिवली इंडक्टिव सर्किट होगा। कैसे, यही तो बात बताई मैंने आपको, भाई हाई फ्रीक्वेंसी होगी, ये पहला केस बनता है ये वाला। हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या था, एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी, वही पॉइंट लिखा हुआ एक्स एल इज ग्रेटर देन आई सी।
ठीक है। तो इस पे क्या होता है फिर हमारे पास, जो अगर हाई इसकी जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो हाई वोल्टेज इसमें आएंगे, अगर इसकी लो है तो यहाँ पर इसके लो वोल्टेज आएंगे। तो देख सकते हैं इधर हाई वोल्टेज इधर लो वोल्टेज, ठीक है। तो रिजल्टेंट मिला था वो हमें VL माइनस VC इस तरह मिला था, और जो हमें रिजल्टेंट वोल्टेज मिला है वो हमें उससे क्लियर हो रहा था कि वोल्टेज जो है वो करंट के साथ लीड कर रही है, ठीक है। ये डायग्राम बनाएंगे आपको क्लियर होगा, इसीलिए मैंने डायग्राम सारी बनाई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सर्किट जो है वो इंडक्टिव बनेगा। फिर सेकंड ऑप्शन में क्या कहता है, इफ XL इज इक्वल टू XC, वो ये वाला पॉइंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मैंने बता दिया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, जब आपके पास XL और XC दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उसको उस खास फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये देखिए XL इक्वल टू XC, यहाँ पे आप हेडिंग दिखाई देंगे। अब अगर XL और XC इक्वल है तो फिर जो है वो हमारे पास VL और VC भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज मैंने आपको सिखाई है, ठीक है। क्योंकि जितनी हाई यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंस होती है उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप आता है, जितनी कम रिएक्टेंस होती है उतना कम पोटेंशियल ड्रॉप आता है। अगर इक्वल रिएक्टेंस है तो इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। दैट्स व्हाई VL एंड VC बोथ आर इक्वल, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, ठीक है। तो फिर ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपके पास ये R और V दोनों हमारे पास इन फेज हो जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं। तो हम कहते हैं जी ये सर्किट कैसा होगा, ये सर्किट हमारे पास जो है वो इफेक्टिवली रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे एक्ट करेगा। तो यही बात लिखी गई है। अब देखो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो दो सेम नंबर को, ये दो इक्वल वैल्यूज को माइनस करोगे तो आंसर तो जीरो ही आएगा ना, अंडरस्टूड सी बात है, कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है। ये हमारे पास जो बुक्स में लिखे हुए आप लोग इसको याद रखेंगे। एंड दिस सर्किट विल बी रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। ये रेजिस्टिव सर्किट होगा। मैंने डिटेल पूरी बताई है, बुक वाले ने सिर्फ ये पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपने इसके साथ मैचिंग करनी है, आपको बिल्कुल कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर बात करेंगे जी हम, इफ XL इज लेस देन XC, अगर XL जो है वो XC से लेस है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास XL माइनस XC की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। अंडरस्टूड सी बात है भाई, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा ना। अब मैं 2 - 3 करूंगा तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 1 आएगा। अब मैं खुद कह रहा हूं भी यहां भी अगर XL की वैल्यू कम हो XC के, ठीक है, तो फिर XL माइनस XC यानी छोटी वाली वैल्यू माइनस बड़ी वाली वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। और सर्किट हमारा जो है वो प्योर कैपेसिटिव होगा। अब देख लो जरा यहां से ध्यान से, XL जो है वो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है, XC हमारे पास क्या है, हमारे पास ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अब क्या, जब आप इनको देखेंगे तो जब हाई रिएक्टेंस होती है तो हाई वोल्टेज, लो रिएक्टेंस पे लो वोल्टेज, यही बात हमने सीखी थी। यहाँ पे क्योंकि कैपेसिटेंस जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो हाई है तो ये VC की वैल्यू ज्यादा होगी, VL की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो अब VR, VL और VC का जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो रिजल्टेंट आपको इस तरह से मिलेगा नीचे की तरफ, ठीक है, ये V, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से क्लियर हो रहा है कि करंट जो है वो यहाँ पे ऊपर है और वोल्टेज नीचे है, करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रही है, ठीक है। कितनी लैगिंग है जी, 5 एंगल के साथ लैगिंग कर रही है, ठीक है। तो यहां से आप बता दोगे भी आपका जो ये जो सिस्टम होता है जिसमें करंट लीड करता है वोल्टेज लैग करता है, वो कैपेसिटिव सर्किट्स होते हैं। तो यहां पर क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो कैपेसिटिव सर्किट के जैसा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये सर्किट एक्ट कर रहा है एज अ कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। तो यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब इनको याद कैसे रखना है जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर आपके पास XL माइनस XC यानी XL की वैल्यू ज्यादा है तो आप याद रखो ये इंडक्टिव होगा। अगर XL और XC दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास ये रेजिस्टिव होगा। अगर हमारे पास, क्योंकि अगर ये इक्वल होंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहां पे वैल्यू पुट करके देखो, XL माइनस XC दोनों के इक्वल पुट करोगे ना तो सेम वैल्यूज को माइनस करेंगे, ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाता है। ये जीरो हो जाएगा तो फिर आपके पास R स्क्वायर बचेगा, R स्क्वायर का अंडर रूट कटा तो Z इज इक्वल टू R आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके जी। उसके बाद फिर लास्ट वाले में जब वो कहेगा भाई XL इज लेस देन XC, ठीक है, तो इसका मतलब XC वैल्यू ज्यादा है, तो XC कौन सी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो भाई ये फिर कौन सा होगा, कैपेसिटिव सर्किट के तौर पे ये एक्ट कर रहा है। यहां से निशानी याद रख लें आप लोग, कंसेप्ट भी दे दिया, ट्रिक भी बता दिया आपको। अच्छा, उसके बाद ये जो यहाँ पे लीडिंग या लैगिंग आती है, वो लीडिंग या लैगिंग कैलकुलेट करने के लिए सेम वही मेथड जो कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं, tan phi का हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल बनी हुई है, tan phi किसके इक्वल होती है, आपको पता है tan इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसके अंदर जो ट्रायंगल के अंदर हमारा परपेंडिकुलर है वो VL माइनस VC है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, और जो बेस है हमारा वो VR है, VR की वैल्यू हम नीचे यूं पुट कर देंगे, ठीक है। अब phi इधर ही रहेगा, tan जाके उधर इन्वर्स होगा, VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया। अगर इसको इस फॉर्म में भी लिखना चाहते हो, एक और भी इसका ये तरीका है, तो कोई मुश्किल की बात नहीं, आपने सिंपली यहाँ पर उनकी वैल्यूज पुट कर दी, जैसे मैंने यहाँ से वैल्यू पुट किया ना, VR की जगह पे पुट किया IR, और यहाँ पे V की जगह पे I इंटू Z पुट कर दिया। इन सब की वैल्यूज इस तरह से आप पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास I इंटू XL, I इंटू XC और ये I इंटू R। आई ऊपर से कॉमन लेंगे, नीचे से कट जाएगा, सिंपल सी बात, आपको बस ये आ जाएगा। मैंने एक स्टेप यहाँ पे मिस किया क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी, तो आपका ये फार्मूला बन के हो गया तैयार। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी पावर फैक्टर की। ये पावर फैक्टर क्या होता है, पहले आपको सिंपल वे में बताता हूँ बच्चों। ये जो आपका पावर का फॉर्मूला है ना, पावर इज इक्वल टू IV cos ऑफ phi, इसमें ये जो cos ऑफ phi है इसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है उससे पहले आपको एक दो पॉइंट और बता देता हूं, ठीक है। वो पॉइंट आपको याद रखने की, एक होती है जी ट्रू पावर,
ठीक है, एक होती है अपेरेंट पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर। ये 3 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। रिएक्टिव पावर मैंने यहां पर लिखा नहीं, वैसे बता दूंगा आपको, याद रख लीजिएगा उसको भी। ये हमारे पास ट्रू पावर कौन सी होती है? द पावर एक्चुअली कंज्यूम्ड इन सर्किट इज अ ट्रू पावर। जो पावर एक्चुअली सर्किट में कंज्यूम हो रही होती है, जैसे कि रजिस्टर के अंदर जो है वो आप रजिस्टर के अक्रॉस जब हमने एसी सोर्स लगाया था वहां पे पावर कंज्यूम हो रही थी, वो एक्चुअली पावर कंज्यूम हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जी हमारे पास ट्रू पावर है, वो पावर जो एक्चुअली सर्किट में कंज्यूम हो रही होती है। फिर होती है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या होती है? जो कंज्यूम नहीं हो रही होती। जैसे आपने देखा था भाई, जब आपने एक जो प्योर इंडक्टिव सर्किट था और जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट था, वहां पे उसमें आपने देखा था जो पावर के ग्राफ थे, जितनी पावर एक हाफ साइकिल में क्रिएट होती है उतनी साथ में वो जो है वो डेजिपेट हो जाती है। जितनी क्रिएट हुई उतनी डेजिपेट, तो वो बिल्कुल ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलता है? जीरो। इसको हम इमेजिनरी पावर या फिर उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास तीसरी, वो आती है जी अपेरेंट पावर। एक अंदाज में हम यूं भी कहते हैं जो अपेरेंट पावर होती है वो ट्रू पावर और जो हमारे पास दूसरी है रिएक्टिव पावर, उसको कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। दूसरे अल्फाज में जो सिंपल वे है उसमें हम ये कहते हैं, ये जो आई और वी की रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से जो पावर मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं जी हमारे पास अपेरेंट पावर है। ये देख सकते हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यूज ऑफ वी एंड आई इज अपेरेंट पावर, सिंपली। अच्छा, पावर फैक्टर क्या, अगर आप डेफिनेशन चाहते हो तो वो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द अपेरेंट पावर। ट्रू पावर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर करेंगे तो आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रू पावर का जो फार्मूला होता है वो आई वी कॉज ऑफ फाई होता है, ये हमारे पास ट्रू पावर का फार्मूला होता है, ठीक है। और जो अपेरेंट पावर मैंने बताया वो आई और वी की रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से मिलती है। तो आई और वी यहां पे नीचे लिख दिया, आई और वी, इस आई और वी से कट जाएगा तो आपके पास पावर फैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? कॉज ऑफ फाई। यही तो बात मैंने आपको बताई थी कि जो कॉज फाई है ये हमारा क्या है? ये पावर फैक्टर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन बच्चों पेपर में आ सकता है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अच्छा जी, अब इस कॉज फाई की वैल्यू को भी आपने फाइंड करना है। वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। ये क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, cos फाई। तो आपने यही ट्रायंगल जो बनाई थी इसको उठा के यहां पे दोबारा से बना लीजिए और इसके ऊपर cos का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ठीक है। आपको वो ट्रिक याद होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। तो कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है? यहां पर वी आर है, तो बेस की जगह पे वी आर लिखिए। हाइपोटेन्यूज क्या है? रिजल्टेंट वोल्टेज वी, तो यहां पर वी लिख दीजिए। अब इनकी वैल्यूज पुट करूंगा, वी आर किसके इक्वल होता है बच्चों? आई इंटू आर के इक्वल होता है। और ये जो हमारे पास वोल्टेज है रिजल्टेंट वोल्टेज, ठीक है, आप जानते हैं ये वी किसके इक्वल है? वी इक्वल टू आई जेड। मैंने यहां पर बताया था आपको, ये देखिए वी इक्वल टू आई इंटू जेड। आई से कट जाएगा तो आर डिवाइडेड बाय जेड आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट स्टेप, आपने जस्ट इस z की वैल्यू पुट करनी है। z की वैल्यू ये हमने बना के रखी हुई है, वो वैल्यू उठा के हमने यहां पर पुट कर दी। सो पावर फैक्टर इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय, यहां पे आ जाएगा r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc होल स्क्वायर। अब कुछ जगहों पे कुछ बुक्स में यूं लिखा हुआ है cos, यानी जहां पे मैंने पावर फैक्टर लिखा ना उसकी जगह पे उन्होंने यहां पे cos फाई लिखा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। इस पावर फैक्टर की जगह पे यहां पे cos फाई भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।